तो मेरे भाई चैप्टर की शुरुआत होता है कि आइलैंड के आपस एक्शन पे। हमको पता है, हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि जोरो ने बहुत ही खतरनाक अटैक मारा था रॉब लुची के ऊपर। हम देख रहे थे कि रॉब लुची काइंड ऑफ अपना कॉन्शियसनेस खो दिया था एक टाइम पे, और ऐसा लग रहा था कि जोरो ने रॉब लुची को हरा दिया है। जो उसने हराया है एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, पर यहाँ पर रॉब लुची हमको अभी तक फ्लैट जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा था। इस चैप्टर में रॉब लुची हमको यहाँ पर स्टैंडिंग पोजिशन में दिखाई दे रहा था। उसने जोरो का अटैक लिया और वो कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं कर गया है जमीन के ऊपर। तो वो अपना कॉन्शियसनेस खो के फिर से अपने कॉन्शियसनेस में आता है, और हम देख रहे थे कि वो जोरो के ऊपर अटैक मारने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे वो हिलता है हम देख रहे थे कि वो हिल नहीं पा रहा था फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि जोरो ने जो वुंड दिया है रॉब लुची को वो काइंड ऑफ ओपन अप हो गया था जब रॉब लुची फिर से कुछ करने की कोशिश कर रहा था। ये मेरे भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। जब प्रीवियस चैप्टर में मैंने देखा कि जोरो ने खतरनाक अटैक मारा रॉब लुची के ऊपर, तभी मेरे को पता चल गया था कि रॉब लुची ये बंदा बेसिकली इतने जल्दी नीचे जाने वाला नहीं है। हमको याद रखना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये बंदा हमारा भाई अवेकन जोन फॉर्म में है, और उसका स्पेशलिटी है कि अवेकन जोन फॉर्म में बहुत ही इंसेंट लेवल का रिकवरी होता है। ठीक है, तो मेरे लिए हमेशा से रॉब लुची बहुत ही एक क्रेजी और कूल कैरेक्टर रहेगा। अब हालांकि मैं बोल सकता हूँ कि वो लूफी और जोरो से थोड़ा पीछे रह गया है, बट स्टिल मैन मेरे लिए पर्सनली जो रॉब लुची और लूफी का फाइट था एनियस लॉबी में, वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस फाइट है पूरे वन पीस मांगा में अभी तक का। ठीक है, मैं सब सारी चीजें अभी तक का कंसिडर करके बोलूँ तो वो मेरे लिए इंटेंस फाइट है। जोरो फिर से रॉब लुची के अगेंस्ट फाइट करना चाहता था, पर सांची जिनबे को बताता है कि वो जल्द से जल्द जोरो को लेके वहां पर से एस्केप करे। हम जिनबे को यहाँ पर एक ग्राउंड के ऊपर अटैक मारते हुए देखते हैं। ये काइंड ऑफ अटैक डिस्ट्रैक्शन के लिए था, ताकि जिनबे बेसिकली जोरो को लेके एस्केप कर पाए वहां पर से, जो वो करता है। रॉब लुची अपने जोन फॉर्म से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि जो सैंड मार्कस मार्स है, जिसने हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि वो स्ट्रेट गया था एगड आइलैंड के डिफेंस मैकेनिज्म में जाके वो टकराया था। हमको पता है कि एगड आइलैंड के आपस एक्शन पे एक डिफेंस बैरियर है, उसके ऊपर प्रीवियस चैप्टर में सैंड मार्कस मार्स ने काइंड ऑफ कोलाइड किया था, और मेरे को ऐसा लगा था कि वो सक्सेसफुल नहीं था इन्फिल्ट्रेट करने में, बट यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि वो सक्सेसफुल था इन्फिल्ट्रेट करने में, और यहाँ पर वो आके पहुंचा है रॉब लुची के पास। सेंट मार्कस मार्स रॉब लुची से योग का लोकेशन पूछता है। हमको पता है कि वेगापंक योग बेसिकली ट्रेटर थी जिसने सब सारी इन्फॉर्मेशन पास डाउन किया था 5 एल्डर्स को वेगापंक के बारे में, कि वेगापंक काइंड ऑफ एंशिएंट सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, वो सब सारी चीजें, क्योंकि योग को सिलेस्टियल ड्रैगन बनने का था। मेरा भाई लुची सेंट मार्कस मार्स को एक जनरल अपडेट देते हुए बताता है कि बिल्डिंग 1 के 4th फ्लोर में योग है, और एगड आइलैंड के आपस सेक्शन पे जहाँ पर रॉब लुची और मार्कस मार्स है, वहां पर टोटल 5 स्ट्रॉ हेड्स है और 2 वेगापंक के सैटेलाइट बॉडीज है, और उन लोग सब सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि उन लोग एगड आइलैंड के लेबोस्टार्टम के बैक एंट्रेंस से एस्केप करने वाले हैं इस पूरे एगड आइलैंड से। प्लस रॉब लुची साइपरपोल एजेंट और कई सारे जो सेरेफिम्स को इम्प्रिजन किया गया था बेसमेंट में, उसके बारे में भी मेंशन करता है सेंट मार्कस मार्स को। सेंट मार्कस मार्स काफी खुश था रॉब लुची का अपडेट को लेके, और यहाँ पर हम लोग रॉब लुची से रिक्वेस्ट करते हुए देखते हैं सेंट मार्कस मार्स से कि काकू भी बहुत ही एक नाजुक हालत में है और वो वहीं पर है, तो उसका जान बख्श दिया जाए, ऐसा बोल रहा था वो, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा था वो मार्स से। बट क्योंकि हमको बताया कि मार्स एक सिलेस्टियल ड्रैगन है, तो उसका रिएक्शन काफी टिपिकल था। वो बेसिकली बोल रहा था कि मैं इंसेक्ट के बारे में केयर नहीं करता हूँ, वो सब सारी चीजें। बट मेरे लिए जो यहाँ पर हाईलाइट था वो ये था कि रॉब लुची केयर करता है अपने कॉमरेड्स को, वो काकू के बारे में केयर करता है। हमको पता है कि सब सारे लोग साइपरपोल 9 में साथ में थे, तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि रॉब लुची का फैमिली है साइपरपोल 9। हमने देखा है कवर स्टोरी में एनियस लॉबी के बाद किस तरीके से रॉब लुची का हालत बहुत ज्यादा नाजुक था, और सब सारे साइपरपोल 9 के एजेंट्स बेसिकली पैसा जमा के रॉब लुची का ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो बहुत ही काफी कूल मोमेंट था यार। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि साइपरपोल 9 एक तरीके का फैमिली है रॉब लुची के लिए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं अभी देखते हुए। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करके जाते हैं डॉरी, ब्रॉगी और लूफी के पास। ये तीनों लोग कैचअप कर रहे थे। हमको पता है कि बहुत टाइम बाद इन लोग मिले हैं एक दूसरे के साथ। लिटिल गार्डन बहुत ही एक कूल आर्क था। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में या तीनों जब बात कर रहे थे तब सन गॉड का भी मेंशन आता है। डॉरी और ब्रॉगी बोल रहे थे कि किस तरीके से लूफी ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है अपने आप को उनके सन गॉड की तरह। तो डेफिनेटली जब हम लोग एल्बेफ में पहुंचेंगे तब हमको और भी ज्यादा लेजेंड के बारे में सुनाई देगा। एल्बेफ में जो कुछ भी लेजेंड है सन गॉड के बारे में, उसके बारे में हमको पता चलेगा। काफी फैसिनेटिंग रहेगा वो। यहाँ पर जैसे डॉरी और ब्रॉगी लूफी से मिलते हैं, वैसे ही ब्रॉगी एक हॉर्न के जरिए से सिग्नल देता है सब सारे जायंट्स को कि उसने कांटेक्ट कर लिया है लूफी के साथ। तो वो सिग्नल का मतलब ये था, या उस सिग्नल का सिग्निफिकेंस ये था कि सब सारे अभी जायंट्स फोकस करे यहाँ से इस पूरे एगड आइलैंड से एस्केप करने के लिए, क्योंकि जायंट्स यहाँ पर आए ही थे लूफी को बचाने के लिए, लूफी को मदद करने के लिए, एस्केप करने के लिए इस पूरे आइलैंड से। सेंट टॉपमैन मर्क्यूरी जिसका फॉर्म है हॉकी, हम लोग उसको जंगली सुअर बोलेंगे, वो बेसिकली एक खतरनाक कॉन्करर्स हाक की रोर मारता है। ये रोर बहुत ही इंसेन लेवल का था। ठीक है, ये रोर बहुत ही क्रेजी था। हम देख रहे थे कि लूफी का कपड़ा उड़ के चला गया था इस रोर की वजह से। वो डेफिनेटली
डेफिनेटली यहाँ पर ओडा मजाक कर रहा था, कॉमेडी एलिमेंट भी हमको दिखाई दे रहा था यहाँ पर इवेंचुअली सेंट टॉपमैन मर्क्यूरी एक चार्ज करके अटैक मारने की कोशिश करता है लूफी के ऊपर, पर हम देखते हैं कि जायंट्स अपने शील्ड के जरिए से उस अटैक को रोकते हैं और उसको ऐसे ही हवा में फेंक देते हैं बहुत ही दूर। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कूल लगा, क्योंकि ये हमको दिखा रहा है कि डॉरी और ब्रॉग ये बहुत ही अच्छे फाइटर्स है यार। ऑब्वियसली उन लोग लेजेंडरी पायरेट्स थे, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन लोग फाइटिंग पावर्स दिखा रहे हैं, जिस तरीके का उनका वॉरियर मेंटेलिटी है, वो हमको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही कूल लग रहा था ये। टॉपमैन मर्क्यूरी नीचे करने के बाद सैंचे गार्सिया अपना लक ट्राई करने की कोशिश करता है। वो फिशमैन स्टाइल कई सारे वैनम बुलेट स्पिट करता है अपने मुंह से और वो उस तरीके से अटैक मारता है लूफी के ऊपर। लूफी बहुत ही एक क्रेजी और बहुत ही फनी चीज करता है यहाँ पर। लूफी एक रैंडम पेड़ पकड़ता है, उस पेड़ में से वो बेसिकली बेसबॉल बैट बनाता है। हमको हेलमेट भी दिखाई दे रहा था, बेसबॉल बैट को उसने पेंट भी कर दिया। वहां पर नंबर 56 हमको दिखाई दे रहा था। और जो सैंचे गार्सिया ने वैनम बुलेट मारा था उसके ऊपर, उसको वो काइंड ऑफ एक होम रन की तरह बहुत ही कूल स्ट्राइक मारता है। अब मुझको पता नहीं है कि सैंचे गार्सिया का जो वैनम उसने स्पिट किया था वो इंटेंडेड था ब्लास्ट होने के लिए कि नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी लूफी का लूफी ने जब होम रन मारा तब वो लूफी की एबिलिटी की वजह से ब्लास्ट हुआ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर लूफी सरप्राइज था जब सैंचे गार्सिया का वैनम ब्लास्ट होता है। वो भी बोल रहा था कि ये ब्लास्ट भी होता है, बट किसको पता है, लूफी का एबिलिटी बहुत ज्यादा वियर्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लूफी की वजह से ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, ये चैप्टर के एंडिंग स्टेज इसमें हमको हमारा भाई किजारू उसके डिप्रेस्ड फेज में दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा घाव इतना गहरा है कि कोई उसको हील नहीं कर सकता है, बहुत टाइम लगेगा उसको हील करने के लिए। ये बंदा अपने फिलोसॉफिकल मोड में चला गया है। मुझको पता नहीं है कि कब नेक्स्ट वो अपने फिर से पैरों पे खड़े हो कि हमको मैजिक दिखाएगा जो हमको दिखाता है वो, बट जो कुछ भी है यार जल्दी से रिकवरी करे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बेसिकली थेरेपिस्ट के पास चले जाए। वो मे बी अकाइनो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा थेरेपिस्ट रहेगा, किसको पता। पर ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है एंशिएंट रोबोट के साथ। हमको पता था कि उसका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग उसकी आंखों में ग्लो देख रहे थे और ऐसा लोगों का मानना था। और मुझे लगता है कि वही केस है कि लूफी के गियर 5 की वजह से ये जो रोबोट है वो काइंड ऑफ फिर से एक्टिवेट हुआ है, या वो काइंड ऑफ पावर ले पा रहा है लूफी के गियर 5 के साथ। ये रोबोट यहाँ पर हमको जॉय बॉय से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं है कि ये माफी का क्या काम धाम है यार, क्या धंधा है। जॉय बॉय हमको पता है कि वो उसके टाइम के मर्मेड प्रिंसेस से माफी मांग रहा था कई सारी चीजों को लेके। ये सब सारी चीजें पोनिग्लिफ्स में लिखा था, तो देखेंगे कि ये एंशिएंट रोबोट क्या रोल प्ले करने वाला है। ऑब्वियसली हमको पता है कि लूफी के एस्केप में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बट अदर देन दैट उसका क्या रेलेवेंस रहेगा, क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। प्लस मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि जब लूफी और चॉपर का नजर गिरेगा, जब लूफी चॉपर और उसब का नजर गिरेगा इस एंशिएंट रोबोट के ऊपर और ये हिल रहा है, तो उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा प्राइसलेस होने वाला है। ठीक है, वो बहुत ही एक अच्छा बात रहेगा देखने के लिए नेक्स्ट के कई सारे चैप्टर्स में। मुझे इस चैप्टर में जो ओडा ने मैप ड्रॉ करके हमको दिखाया है कि नामी और ग्रुप एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे है, लूफी, डॉरी और ब्रॉगी कहाँ पर है, सांजी वेगापंग कहाँ पर है, जोल्ड्री बानी और फ्रैंकी कहाँ पर है, जायंट्स का शिप कहाँ पर है। तो वो सब सारा जो मैप था वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि वो हमको बहुत ही अच्छा ओवरव्यू देता है कि क्या क्या कहाँ पर चीजें चल रहा है। और एक बात ये भी है कि इस चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में हम देख रहे थे कि जोल्ड्री बानी और फ्रैंकी के सामने जायंट्स का जो शिप है वहां पर कई सारे वाइस एडमिरल्स रुके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यार। वाइस एडमिरल्स वैसे भी उनका सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है, बट ये सब सारी चीजें मैं बात करना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तेरा ओपिनियन क्या है इस चैप्टर के बारे में मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए है तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई। 退屈しねえなこの世界面白くなってきた